नमस्कार, सुप्रभात। मैं सत्येंद्र कुमार मौर्य लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल गोला बाजार गोरखपुर से आज हम सभी लोग राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा लिखित लहासा की ओर नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। लहासा, जैसा हम सभी लोग जानते हैं, लहासा जो है तिब्बत की राजधानी है और तिब्बत की राजधानी होने के कारण राहुल सांकृत्यायन जी इस लहासा की किन विशेषताओं से प्रभावित होते हैं कि वह इसको अपनी रचना का शीर्षक बना देते हैं। जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि राहुल सांकृत्यायन जी यात्रा वृत्तांत लेखक हैं। वह अपनी अधिकांश जो रचनाएं हैं वह यात्रा के दौरान ही लिखते हैं। यात्रा के दौरान ही वह नए नए शीर्षकों को खोज लेते हैं और उसी शीर्षकों के माध्यम से वह अपने जीवन में सभी प्रकार की जितनी भी यात्राएं की हैं वह सब के लेखनी के माध्यम से सबको उस यात्रा की विशेषताओं से परिचित कराने का प्रयास करते हैं। चाहे वो बोलगा से गंगा हो, चाहे लहासा की ओर हो, चाहे अघातु घुमक्कड़ जिज्ञासा हो, तमाम तरह की उनकी रचनाएं हैं जिससे वह लोगों के अंदर किस प्रकार से यात्रा के दौरान भी शीर्षक हम निकाल सकते हैं, यह प्रेरणा जगाने का प्रयास करते हैं। इस तरह से मेरी जीवन यात्रा, उनकी जो रचना आती है मेरी जीवन यात्रा 6 भागों में विभक्त होती है। दिग्दर्शन 22वीं सदी, बोलगा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी घुमक्कड़ सा। और इस तरह से उनकी 6 रचनाएं जो यात्रा वृत्तांत के परिवेश पर टिकी हुई हैं। वहीं राहुल सांकृत्यायन जी का जो जन्म है वह सन 1893 में उनके ननिहाल गांव पैदहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ है। पैतृक गांव कनैला भी है। उनका मूल नाम केदार पांडे था और सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण किए। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी आदि भाषाओं के ज्ञाता थे। यह सब भाषा वह अपने यात्रा के दौरान ही सीखे। तो कहने का तात्पर्य है राहुल सांकृत्यायन जी अपनी यात्रा के दौरान अपने शीर्षकों को भी ढूंढते हैं और अपनी विषय वस्तु को भी ढूंढते हैं और साथ ही साथ यात्रा के दौरान वह अनेक भाषाओं को भी सीखने का प्रयत्न करते हैं। इस तरह से आइए हम बोलगा से गंगा या उसी के अनुसार लहासा की ओर नामक पाठ के शीर्षक हम थोड़ा सा देख लें कि आखिर में इस शीर्षक के माध्यम से राहुल सांकृत्यायन जी हमें क्या बताने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा समरी देखना चाहिए कि इस समरी के माध्यम से राहुल सांकृत्यायन जी हमें लहासा की ओर की किन विशेषताओं से वह प्रभावित हैं कि वह बताना चाहते हैं। आइए देखा जाए कि नेपाल से तिब्बत मार्ग का महत्व, कि नेपाल से तिब्बत मार्ग का क्या महत्व है, उसके बारे में वो कहते हैं कि नेपाल तिब्बत मार्ग नेपाल से तिब्बत आने जाने का मुख्य मार्ग है और इस तरह से नेपाल के माध्यम से ही हम तिब्बत जा सकते हैं, यही तो मुख्य मार्ग है। फिर भारत का अधिकांश व्यापार भी इसी मार्ग से होता था। यह सैनिक मार्ग भी था। आज भी इस पर अनेक चौकियां, किले बने हुए हैं। कभी यहाँ चीनी सेना रहती थी, आज कई फौजी मकान गिर चुके हैं और कुछ में किसानों ने डेरा जमाया हुआ है। और इस तरह से कहते हैं आज भी
पहले यहाँ फौजी टुकड़ियाँ रहती थी, आज भी बहुत मकान गिर चुके हैं और किसानों ने डेरा जमाया हुआ है। यदि हम तिब्बत का सामाजिक जीवन देखें, तिब्बत का यदि हम के सामाजिक जीवन के ऊपर प्रकाश डालने का हमारे लेखक जी के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि तिब्बत का सामाजिक जीवन कैसा है, तो वह बताते हैं कि तिब्बत का जो सामाजिक जीवन है, अनेक आराम तथा कठिनाइयाँ हैं। अनेक आराम भी है और कठिनाइयाँ बहुत ज़्यादा है। यहाँ जात पात और छुआछूत नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? यहाँ जात पात नहीं है, छुआछूत भी नहीं। औरतें पर्दा भी नहीं करती, और औरतें पर्दा भी नहीं करती। निम्न श्रेणी के भिखमंगे को छोड़कर अन्य कोई अपरिचित व्यक्ति भी घर के भीतर जा सकता है। और यहाँ तक निम्न श्रेणी के भिखमंगे को छोड़ दिया जाए तो कोई अपरिचित व्यक्ति भी घर के अंदर जा सकता है। यानी उनके अंदर इतना विश्वास, किनके अंदर? तिब्बत के समाज के लोगों में इतनी विश्वास है। और इस तरह से उसके कहने पर घर की सास, अपरिचित व्यक्ति भी कह दे तो घर की सास हो या बहू हो, उसके लिए चाय बना लाती हैं। इस तरह उसके लिए चाय बना लाती हैं। या चाय मक्खन और सोडा नमक मिलाकर और चोरी में कूदकर मिट्टी के टोटीदार बर्तन में परोसी जाती। इस तरह से हम देखेंगे कि यहाँ की महिलाएं भी अपरिचित व्यक्ति को भी चाय बना के पिला देती हैं। इस तरह से यहाँ भेदभाव, जात पात, जान पहचान इत्यादि भावनाएं कहीं नहीं है। ठहरने के प्रबंध के बारे में बताते हैं कि लेखक जब प्रति तख्त चीनी किले से चला तो एक आदमी रहा गिरी, और इस तरह से एक आदमी रहा गिरी मांगने आया। लेखक ने अपनी और अपने साथी सुमत चिट्ठी उसे दे दी। सुमत की जान पहचान का उसे थोथला के आखिरी गांव में ठहरने की अच्छी जगह मिल गई। अब थोड़ला थे मिल गई। पिछली बार जब वे घोड़े पर सवार होकर वहाँ से आए थे तो उन्हें एक गरीब झोपड़ी में रहना पड़ा था। इस तरह से हम देखेंगे। आइए हम देखें किस प्रकार से राहुल सांकृत्यायन जिसमें बताने का प्रयास करते हैं। देखिए, है वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है, फरी कलिपुर का रास्ता। जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियाँ और किले बने हुए जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती। इस तरह से रास्ता बना है। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहाँ कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर कुछ किसानों ने अपना डेरा जमा लिया है और इस तरह से कुछ दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही प्रत्यक्ष चीनी किला था। इस तरह से ऐसा ही वहाँ का जो चीनी किला है वह भी हमें दिखाई देता है। अब चीनी किला प्रश्न ये होता है कि आखिर किले की आवश्यकता क्यों है? जगह जगह हम किला पढ़ते हैं, हुमायूं का किला, अकबर का किला, चीन का किला। ठीक, तो किला जो होता है समझिए कि दीवार होती है, जैसे बाउंड्री होती है ना, घर के सामने की जगह में बाउंड्री कर देना। उसी तरह से जब वो राजा होते थे, अपने राज्य की सुरक्षा के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए वह अपने पूरे जो महल थे उस महल के चारों तरफ किलेबंदी करा देते थे, जिससे शत्रुओं की सेना अकस्मात उनके महल की तरफ आक्रमण न कर दे। इस तरह से कहते हैं। फिर जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है वहाँ पर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसे ही प्रत्यक्ष एक चीनी किला था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं। कुछ आराम की बातें भी,
कुछ जात पात और छुआछूत का सवाल ही नहीं। आराम की बात है, कुछ जात पात या छुआछूत का सवाल ही नहीं है। राव सांकृत्यायन जी इसमें यह बताने का प्रयास करते हैं कि हम तिब्बत में जाएंगे तो वहाँ किसी प्रकार का जात पात हमें नहीं दिखाई देगा, यहाँ तक छुआछूत भी नहीं दिखाई देगी, और न औरतें पर्दा ही करती हैं, वहाँ की औरतें पर्दा भी नहीं करती। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। बहुत निम्न श्रेणी का जो भिखमंगा है उसी को चोरी के डर से उसे घर के भीतर नहीं आने देते। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो, तब भी घर की बहू या सास को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं, वह आपके लिए उसे पका देगी। यहाँ तक उन महिलाओं में इतनी तत्परता है कि वहाँ के लोगों में इतनी तत्परता है कि आप अपनी झोली में से चाय चीनी निकाल के दे देंगे तो आपके लिए चाय बना देगी। आप अपरिचित हैं फिर भी लोग आपको जरा सी मनाही नहीं करेंगे कि आपके अंदर आ रहे हैं। बस निम्न किस्म के जो भिखमंगे हैं उन्हीं को चोरी के डर से लोग अपने मकान में घुसने नहीं देते हैं, बाकी किसी प्रकार का कोई भेदभाव रखने वाले नहीं। आगे वह बताने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से चाय पीने के लिए ठहरे तिब्बत में। किसानों ने अपना बसेरा बना लिया, वहाँ घर बहुत आबाद दिखाई पड़े। ऐसा ही प्रत्येक चीनी किला जहाँ चाय पीने के ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं, कुछ आराम भी है। वहाँ जात पात छुआछूत का सवाल ही नहीं है, न औरतें पर्दा करती। बहुत निम्न श्रेणी भिखमंगों को चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों तब भी घर की बहू या सास को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं, वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, वह चाय चूड़ी में कूट कर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन में रख के आपको दे देगी। इस तरह का समर्पण है। लेखक राव सांकृत्यायन जी वहाँ की विशेषताओं के बारे में बताते हैं कि वह लोग भारतीयों को कितना सम्मान देते हैं और उनके अंदर मानवता कूट कूट के भरी हुई है कि आप उन्हें अपना सामान दे देते हैं, बस चीनी चाय पत्ती जो भी है दे देंगे, वह सब आपको चाय बना के ला के दे देंगे। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है तो आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा। यदि बैठक में से आप कुछ दूर पर हैं, आप सोच रहे हैं कि हमारा लाया हुआ मक्खन सब चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चौड़ी में चाय मथ कर ला सकते हैं। लेखक कहते हैं तो आप खुद जाकर चौड़ी अर्थात चाय पीने का जो पात्र है उसको चौड़ी, आप उसमें चाय मथ के ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। चाय का रंग तैयार हो जाने के बाद फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। और इस तरह से राव सांकृत्यायन जी वहाँ की विशेषताओं के बारे में बताने का प्रयत्न करते हैं। और इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से वह इन विशेषताओं के माध्यम से लोगों के अंदर एक सजीवता उत्पन्न करने का प्रयत्न करते हैं। साथ ही साथ यह भी बताने का प्रयास करते हैं कि वहाँ के मानव में कितनी सद्भावना है, कितने लोग मतलब उच्च विचारधारा के हैं कि इतने उच्च विचारधारा के होने के नाते उनके अंदर जरा सा भी भेदभाव, जरा सा भी अपरिचित का इस तरह का किसी प्रकार का बर्ताव नहीं है। उनके घरों के दरवाजे खुले रहते हैं,
बस चोरी के डर से, भिखमंगों की चोरी के डर से बस बंद किए जाते हैं और वह नहीं दिखे दरवाजे खुले रहते हैं। औरतें पर्दा नहीं करती हैं। राव सांस्कृत्यायन जैन लोगों से इस तरह से प्रभावित होते हैं कि अपना धर्म छोड़कर वह बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। बौद्ध धर्म के उस साग पाग क्रियाकलाप को देखने व उसे अपना लेते हैं और कहते हैं कि धर्म कोई बड़ा नहीं होता है, धर्म कोई बड़ा नहीं होता है और कोई छोटा भी नहीं होता है। लेकिन जो व्यक्ति होता है, व्यक्ति की अपनी मानसिक सोच होती है। वह किसी धर्म को बड़े नज़र से देखता है, श्रेष्ठता देता है, किसी धर्म को तुच्छ नज़र से, हीन भावना से देखता है। ऐसा हमें करना नहीं चाहिए। धर्म वह होता है जो धारण करने योग्य हो, जो आपके जीवन में समायोजित हो जाए। जिस धर्म में को आप समझ रहे हैं कि उसके क्रियाकलाप को अपने जीवन में उतार सकेंगे या उसे कर सकेंगे, वही धर्म व्यक्ति अपना लेता है। वही धर्म है कि जो धारण करने योग्य हो, जो करने योग्य हो, वही धर्म है। धर्म सब एक है। हमारे देखने के, मानने के जो नज़रिए हैं वह अलग अलग है। हम किस रूप में कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तैसी। अर्थात कहा गया है शास्त्रों में कि जिस प्रकार के आप भावना रहेगी, प्रभु की दर्शन उसी भावना के अनुरूप होगा। अर्थात व्यक्ति को कभी भी अपनी भावना बदलनी नहीं चाहिए। व्यक्ति को हमेशा अपनी भावना में सजग रहना चाहिए और अपने भावना के माध्यम से व्यक्ति को उसी तरह के धर्म को धारण करना चाहिए। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो थोड़ा सा यदि हम यह भी जाने कि किस प्रकार से राहुल सांस्कृत्यायन जी थाड़ा से थोथला का जंगल गए, थोड़ा और समरी हम देखें। थाड़े तिब्बत के खतरनाक स्थल है। थाड़े क्या है? डाँड़े, डाँड़े पढ़ें। डाँड़े तिब्बत का खतरनाक स्थल है और इस तरह से ये 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसलिए उनके दोनों तरफ मीलों तक गांव नहीं है और इस तरह नदियों के मोड़ों और पहाड़ों के कारण यहाँ आदमी दिखाई नहीं देते। ये डाकुओं के लिए सबसे सुरक्षित स्थल है। यहाँ सरकार पुलिस पर भी खर्च नहीं करती और इस तरह से यहाँ सरकार भी पुलिस पर खर्च नहीं करती। और तू खर्च कहाँ करती है? प्रश्न उठता है ना कि आखिर प्रश्न सरकार जब पुलिस पर खर्च नहीं करती तो करती कहाँ है? इसलिए यहाँ खून आसानी से हो जाते हैं। तो कह देते हैं राव सांस्कृत्यायन जी कि सरकार के पास उतनी ज़्यादा आय के स्रोत है ही नहीं, इसलिए यहाँ बेधड़क के खून खराबे होते रहते हैं। डाकू पहले आदमी को मार डालते फिर माल लूटते हैं। पहले डाकू उस व्यक्ति को मार डालते जिसका माल लूटना रहता है, फिर उसका सामान लूट लेते हैं। कारण यह है कि लोग लाठी की जगह बंदूक और पिस्तौल लिए फिरते हैं और तिब्बत क्या ऐसा माहौल हो गया है कि लोग वहाँ पर राव सांस्कृत्यायन देखते हैं कि लोग लाठी के जगह पिस्तौल बंदूक लेके फिरते हैं। अर्थात कोई पिस्तौल बंदूक का कानून न होने के कारण आराम से लोग पिस्तौल बंदूक लेके एक स्थान दूसरे स्थान तक फिरते रहते हैं। तो आज इतना ही। अगले वीडियो में आपको हम शेष भाग का बना के डालेंगे। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि देखिए, कोई भी यात्रा जो वृतांत होती है वह उतनी मतलब रुचिकर नहीं होती, क्योंकि वो यथार्थ घटनाओं पर लिखी जाती है। जो यात्रा वृतांत है वो क्या है? यथार्थ घटनाओं पर सामने जो दिखता है उसी को शब्दों का रूप लेखक देने का प्रयास करता है। तो उसकी जो प्राकृतिक जो छवि है, जो प्राकृतिक जो सुंदरता है, जो प्राकृतिक उसका स्वभाव है, उसी को कवि अपने शब्दों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा नाम थोड़ा सा ये है, थोड़ला डाँड़े है, लहासा है, तो नाम थोड़ा सा ऐसे आम
प्रचलन वाले नाम नहीं लगते हैं तो आप उसे नहीं घबराइए। बस आप इस बात पर ध्यान दें कि आखिर लासा की क्या विशेषताएं हैं जिससे लेखक काफ़ी प्रभावित होते हैं और कुछ लिखने के लिए तत्पर हो जाते हैं। ठीक है ना।